अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं काशिफ मलिक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपने हमसाब मुल्क अफगानिस्तान की, जहां पर पल पल बदलती सूरत हाल देखने के काबिल है। इस वक्त पंजशीर में भी लड़ाई जारी है, जहां पर तालिबान ने फतह का दावा किया है तो अहमद मसूद ने तरदीद की है। 15 अगस्त के बाद तालिबान ताहाल अफगानिस्तान में हुकूमत साजी करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो क्या तालिबान किसी मखसूस दिन या वक्त का इंतजार कर रहे हैं? यह सवाल इंतहाई अहम है। गुज़श्ता दिनों ISI के सरबराह जनरल फैज हमीद साहब ने भी काबुल का दौरा किया है, जिसे बैनुल अक़वामी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी है, मगर भारतीय मीडिया ने एक बार फिर उस दौरे पर मनफी रिपोर्टिंग की है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत। क्या भारतीय मीडिया और हुकूमत की एक ही पॉलिसी है? बहरहाल आने वाले चंद दिन अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन का क्या किरदार होगा, इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। सर बेहद शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। टेलीफोन लाइन पर हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर ख़ारिजा सरदार आसिफ अली साहब, और स्काइप पर हमारे साथ होंगे भारत के साबिक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान साहब। आप तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले सर आपकी जानिब आऊंगा। आप फरमाइएगा कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है, आपकी इस पर अभी राय क्या है? अभी तक तालिबान हुकूमत साजी वहां पर करने में कामयाब क्यों नहीं हो पाए? बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ। आपको पता है कि अफगानिस्तान ये तो है नहीं कि कोई नया मुल्क बना और उसने आज़ादी हासिल की हो और उससे पहले वहाँ पे कोई किसी का रूल ना रहा हो, कोई एक पीस ऑफ लैंड हो जिसके ऊपर कोई लोग आ गए हों। अफगानिस्तान में असल में एक तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री तो है ही, जिसलिए उसको अपना ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। इससे पहले रशिया ने भी वहाँ पे हमला किया, फिर अफगानिस्तान मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरा। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल पहले भी रहा 2 साल, फिर आपको पता है अपना यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेस ने एक रॉन्ग प्रिटेक्स्ट पे एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई अफगानी शामिल नहीं था 9/11 की, अगर आप टोटल कॉम्पोजिशन उठा के देखें, जिन लोगों ने ट्विन टावर या उसको कहा जाता है कि हमला किया था, वैसे तो वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और अभी CIA का एक ऑपरेटिव था, उसकी एक कन्फेशन एक स्टेटमेंट भी उसने दिया, उसका एक आर्टिकल भी आ गया है कि किस तरह एक्सप्लोसिव लगाया गया था ट्विन टावर्स में, किस तरह उसको तबाह किया गया था। बट इट्स स्टोरी इन इटसेल्फ। उसके ऊपर कोई 140 से ज़्यादा अमेरिका के अंदर थिंक टैंक बने हुए हैं, पायलट्स के, मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशंस के, डॉक्टर्स के, फायर फाइटर्स के, जो ये अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि 9/11 में हुआ क्या था बात। लेकिन उसमें एक अफगानी शामिल था और अमेरिकन ने यूनाइटेड नेशंस, जिसको बुनियादी तौर पर दुनिया में अमन डालने के लिए बनाया गया था, उसने अब दुनिया के मुल्कों को, बड़ी ताकतों को चिट देनी शुरू कर दी है कि जाओ और छोटे मुल्कों को तबाह करो, बर्बादी करो, बच्चों को अगवा करो, औरतों की आबरूरेज़ी करो, जो कुछ मर्जी करो, जैसे कश्मीर में हो रहा है। और आप देख रहे हैं कश्मीर में इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो बुनियादी तौर पर टेररिज्म ओरिएंटेड फोर्सेज हैं, और अली गिलानी की डेथ पे आपने, यानी वो लोग हैं, इंडिया वो मुल्क है, जनरल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे इनके सामने ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि डेड बॉडीज से भी डरते हैं। सैयद अली गिलानी एक बहुत बड़ा नाम थे, अगर आप उनकी डेड बॉडी को दफना देते क्या तूफान आ जाता, लेकिन उनके खिलाफ FIR काट दी, विच इज़ वेरी ट्रेजिकल। इस किस्म की चीज़ें एक अच्छी आर्मी को जेब नहीं देती। बहरहाल वो जो कुछ हुआ वो अपनी जगह पे, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने तबाही और बर्बादी की है 20 साल थे, और ख़ास तौर पे वहाँ पे उनकी जो जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड, जिस तरह उसने लोगों को रातों को जाके अगवा किया, रेड किए, बल्कि एक तो ऐसा रेड था जिसमें एक अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का एक आदमी था, वो अपनी शादी में इन्वॉल्व था, उसके घर पे रात को रेड किया, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया, उसकी बीवी, उसके भाभी फैमिली वे में थी, और उसके ऊपर एक वेस्टर्न सहाफ़ी था वहाँ पे, उसने एक किताब लिखी डर्टी वॉर के नाम से। वो इस मुकदमे को लेके अमेरिका के अंदर गया और वहाँ पे अदालत में गया, उसका मुकदमा सुनने से उन्होंने इनकार कर दिया, उसने पूरी फिल्म बनाई थी। तो अब ये जो चीज़ें अफगानिस्तान की हुई हैं, जिस तरह उसकी ईंट से ईंट बजाई गई है अफगानिस्तान की, और जहाँ वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द एजेंसियाँ जो हैं, जिसमें रॉ है, NDS है, जो अफगानिस्तान की एजेंसी थी, CIA है, फिर मुसैद है, और इनका एक जॉइंट हेडक्वार्टर जो है वो आपको पता है रफ़ीकाबाद और हबीबाबाद एक जगह है, वहाँ पे बना था, जहाँ पे तालिबान ने रेड भी किया था, वहाँ पे उन्होंने 6 यहूदियों को मार दिया था, और वो दुनिया के मीडिया ने वो खबर दबा ली। तो वहाँ से एक तो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर, और ये एजेंसीज जो उसमें शामिल थी, उसके साथ जो अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजाई गई थी ऑपरेशन के नाम पे। और जॉर्ज W. बुश ने जब भेजा था इंडियन अमेरिकन फोर्सेस को, उसने एक तकरीर की थी, उसने कहा था जी हम
जमहूरियत लाने के लिए और नेशन बिल्डिंग के लिए अफगानिस्तान में जा रहे हैं। अभी आप उनकी हिपोक्रेसी और हिपोक्रेटिकल अप्रोच, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी जो वो दुनिया के छोटे मुल्कों के साथ करते हैं, वो देख लीजिए कि अभी पिछले से पिछले हफ्ते जो बाइडन साहब ने तकरीर की है और उन्होंने कहा जी हम किसी नेशन बिल्डिंग के लिए गए थे, हम कोई जमहूरियत नहीं, हम तो उसामा बिन लादेन को ट्रैक करने गए थे। तो अब वो अफगानिस्तान इस कंडीशन में, एक तबाह और बर्बाद कंडीशन में जो है वो तालिबान को मिला है। तालिबान ने जो कुछ 11 दिनों के अंदर किया, जिस तरह कैप्चर हुआ, जिस तरह उन्होंने रोल डाउन किया ऊपर से नीचे और काबुल तक आए और उन्होंने कहा कि जी हम वहाँ पे कब्जा नहीं करेंगे, अफगान लैंड, अफगान ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, और जिस तरह अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात किए और पाकिस्तान ने उन मुज़ाकरात को फैसिलिटेट किया। तो पहली बात तो बुनियादी तौर पे यहीं पे हो जाती है कि जब अमेरिका ने उनसे मुज़ाकरात किए दोहा के अंदर और उनसे बातचीत की वहाँ पे एक ऑर्डर रेस्टोर करने के लिए और अपनी विड्रॉल के लिए कि हम यहाँ से निकल जाएंगे, अमेरिकन कोलिशन फोर्सेज यहाँ से चली जाएंगी, तो जब आपने मुज़ाकरात किए तो आपने तालिबान को एक पॉलिटिकल फोर्स तस्लीम करके मुज़ाकरात किए ना। बिल्कुल सही। किसी ने नहीं कहा था अमेरिका को कि जी आप मुज़ाकरात करें, किसी ने जोर नहीं डाला। वो अमेरिका के अपने अंदर से, इसलिए कि ट्रंप के ज़माने में ये बड़ी वहाँ पे क्रिटिसिज्म आ रहा था कि आप $2 ट्रिलियन से ज़्यादा अफगानिस्तान में खर्च कर चुके हैं और आपको उसके रिटर्न में मिला कि अभी तक अमेरिकन फोर्सेज आर सफरिंग द वर्स्ट एवर डिफीट इन देयर हिस्ट्री, वियतनाम के बाद। और बिल्कुल सिमिलैरिटी, जिस तरह वियतनाम से निकले थे, अगर कोई फिल्म उठा के देखे ना कि हेलीकॉप्टर एम्बेसी की छत पे लैंड कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर एम्बेसी की जो पार्किंग लॉट है उसमें लैंड कर रहे हैं, एम्बेसी के अंदर वहां से अमेरिकन फोर्सेज को और लोगों को लेके जा रहे हैं, एक इमरजेंसी। वही सीन आज आपको अफगानिस्तान के अंदर सिमिलैरिटी में नजर आते हैं कि रात को भाग गए वहां से। अब इस कंडीशन में जब तालिबान ने, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आप इसके ताली बजाएं या रोने बैठ जाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन बात यह है कि तालिबान आर रियलिटी नाउ विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वेस्ट एंड द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स ने उनको पॉलिटिकल फोर्स बनाया, किसी और ने नहीं बनाया। वही ताकत जो पहले कहती थी ये दहशतगर्द थे, उन्होंने उनको पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे तस्लीम किया। कतर ने उनको लीवरेज दिया, वहां पे उनका पॉलिटिकल ऑफिस कायम किया। मुल्ला ब्रदर और बाकी जो अपना लोग थे उन्होंने वहां पे मुज़ाकरात किए। उन मुज़ाकरात के नतीजे में एक पीस डील साइन हुई। उस पीस डील के नतीजे में अमेरिका वहां से निकला। अब आप बगले बजाए या अब आप रोना पीटना डालें या हिस्टेरिकल हो जाएं, ये आपकी अप्रोच है। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन जो नहीं आने देना चाह रहे थे वो था अशरफ गनी और उसके जितने कुली, दे डिडंट वांट, क्योंकि अगर वहां पे अमन, अशरफ गनी इज पेड बाय रॉ एंड CIA, ही इज देयर एजेंट, वो उनको पैसे पे करता था, इसीलिए वो वहां पे चाहता था कि किसी ना किसी तरीकाकार से अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत ना आए, उनकी जो हुकूमत है चलती रहे, इसलिए कि फिर अगर वो कोई तो उनकी रेलेवेंस नहीं रहेगी। अब वो वहां से निकल के चले गए हैं वहां पे। अब इस तमाम सिचुएशन में जिस टर्माइल में आप खड़े हैं, तो हमें इसकी बियॉन्ड बॉर्डर की जी कब वो हुकूमत बनाएंगे। ठीक है सर, वापस आएंगे, हुकूमत बनाएंगे और उसकी प्रोसेस में वो काम कर रहे हैं। कब वो मुकम्मल होगी, जब वो कुछ चीजें उन्होंने अनाउंस कर दी है, कुछ वो आने वाले। ठीक है सर, वापस आएंगे। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर उनसे एक बुनियादी सवाल पूछ लिया जाए। सर आप ये फरमाइएगा कि आखिर इसमें बुराई थी क्या अगर सईद अली गिलानी की मैयत उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी जाती और उनको उनका बुनियादी हक दिया जाता तदफीन के हवाले से? आखिर ये जो एक्ट हुआ है ये इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोच के किया? सवाल मुझसे है? जी जी बिल्कुल। मलिक साहब, पहले तो आपके सब व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। हमने तो ये कभी नहीं कहा, देखिए अमेरिकन को छोड़ के जाना था कभी ना कभी, चाहे वो आज जाएं या वो अगले साल जाएं या वो 5 साल के बाद। पर सर माय क्वेश्चन टू यू इज अबाउट सईद अली गिलानी कि आखिर उनकी मैयत को उनके लवाहिकीन के हवाले क्यों नहीं किया गया? तो ये भी बोलने दो। ये सवाल तो आपको अमेरिकन से पूछना चाहिए, क्यों नहीं किया गया। अमेरिकन को जाना था, ये मेरा मानना है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जिस तरीके से वो गए हैं शायद उसमें बेहतरी हो सकती थी, लेकिन वो उनको गुलामी में क्यों रखा, उनको क्यों छोड़े को रखा, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिकन को बहुत गुस्सा था और वो अपना गुस्सा ठंडा करने आए थे। अमेरिकन पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर रहा होगा। 3000 अमेरिकन मरे थे और वो जो हमला हुआ था वो अफगान की धरती से गया था। ओसामा बिन लादेन उन दिनों अफगानिस्तान में थे, तो शायद ये वजह हो सकती है अमेरिकन आए थे आपके पास।
लेकिन वो परमानेंटली नहीं रहते या नहीं रह सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो क्यों रखा उन्होंने 20 साल गुलामी, जैसा आप गुलामी उसको कह रहे हो, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर ऐसे कब्जा करके परमानेंटली नहीं बैठ सकता, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो इराक हो, चाहे सोमालिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने विड्रॉल किया, उसमें ये तो कोई भी मिलिट्री माइंड आपको बताएगा कि सबसे पहले जो आपका मजबूत जो बेस है वो आपको आखिर में छोड़ना चाहिए। आपने 2 जुलाई को बागराम एयरपोर्ट छोड़ दिया, जो आपके सबसे मजबूत बेस था, पर वो तो अब इतिहास है, वो नहीं बदला जा सकता। तो ये गुलामी में क्यों रखा, जिसको आप गुलामी कहते हो, ये तो अमेरिकन ही इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है सर, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, आई वांट टू आस्क यू अबाउट सैयद अली गिलानी के उनकी मैयत को उनके घर वालों के हवाले क्यों नहीं किया गया? इट वाज हिज प्राइमरी राइट। देखिए, ह्यूमैनिटी के तरफ से आप सही कह रहे हैं कि उनका मुल्क है, वो एक तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन आज की दुनिया एक बड़ी छोटी दुनिया है। तो एक्सेप्ट दैट कि गलत हुआ है। सॉरी, समझे ही नहीं दोबारा। आप ये कबूल करते हैं कि जो हुआ दैट वाज रॉन्ग? नहीं, आपका जो सवाल था कि उन्होंने गुलामी में क्यों रखा, मेरा जवाब है, इसका जवाब तो अमेरिकन से पूछिए आप, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। क्यों आए थे वो तो साफ है कि उन पे अटैक हुआ था तो इसलिए आए थे। लेकिन क्यों 20 साल तक रहे, 5 साल में क्यों नहीं गए, या 25 साल में क्यों नहीं गए, इसका जवाब तो अमेरिकन दे सकते हैं। लेकिन उनको जाना था, कोई मुल्क ऐसे किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा करके नहीं रह सकता। ठीक है सर, अब जब तालिबान ने टेक ओवर वहां पर कर लिया, वहां पर हुकूमत साजी का गवर्नमेंट बिल्डिंग का अमल जो है वो चल रहा है, व्हाट डू यू सी कि अब वहां पर होना क्या चाहिए? व्हाट इज योर स्कूल ऑफ थॉट एंड व्हाट इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंडियन? देखिए, अभी तालिबान या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, हालात में सफाई नहीं है। क्या तालिबान अपना मुस्तकबिल या अपने आने वाले कल की इमारत गुजरे हुए कल पर रखेंगे, या वो एक सुधरे हुए तरीके से सामने आएंगे? इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स है। कुछ अफगानिस्तान से रिपोर्ट आ रही हैं, कुछ खातून के प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तालिबान ने कहा है कि हम, कहा तो उनको बयान तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, कुछ वीडियो भी आ रहे हैं, कितने सच्चे हैं कितने झूठे, तो एक राय बनाना आसान नहीं है। अगर वो वही तालिबान है जो 20 साल पहले थे, तो मैं समझता हूं आज के दिन उनकी खिलाफत, सबसे बड़ी खिलाफत अफगान के लोग करेंगे। क्योंकि पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में एजुकेशन आई है, अवेयरनेस आई है। 40% लोग अफगानी आज के दिन 15 साल के कम उम्र वाले हैं, वो तो पैदा ही इंटरनेट में हुए हैं, सोशल मीडिया की उनको आदत पड़ी हुई है। तो वो गुलामी या वो सख्ती जो शरिया की लॉ की है, वो शायद बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे खातून बाहर की यूनिवर्सिटी में वेस्ट में जाके पढ़ी हैं, वो वापस आई हैं, उनको अपने हकूक के बारे में अवेयरनेस है। तो पहली बात, अगर करना चाहेंगे तो ये सबसे बड़ी खिलाफत तो अफगानिस्तान के अंदर ही आएगी। ठीक है सर, मेरा एक और सवाल आपसे है, लेकिन आपकी जब वापस आएंगे, सरदार आसिफ अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे जरा सवाल पूछ लें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सबसे पहले फरमाइएगा सर, हाउ डू यू सी के जब आपका दौरे हुकूमत था तब के तालिबान में और अब के तालिबान में फर्क क्या है? अब की बात जो गवर्नमेंट रूल वहां पर करेगी कितनी मुख्तलिफ होगी? So can you hear me? The question is for me. No, sir. सरदार आसिफ अली साहब, सर आप फरमाइएगा कि आपकी जो दौरे हुकूमत में तालिबान की हुकूमत थी और जो अब उसको रूल करने वाले जो टेक ओवर करेगी, आपके ख्याल में दोनों में फर्क क्या होने वाला है? आई थिंक उनको हमारी आवाज नहीं जा रही है। सरदार आसिफ साहब, आपको आवाज आ रही है सर? ठीक है, उनकी जानब वापस जाएंगे, अभी उनको गालिबन आवाज नहीं जा रही है। जनरल साहब, आप फरमाइएगा, हाउ डू यू सी कि पहले के तालिबान में और अब के तालिबान में फर्क क्या होगा और गवर्नेंस कितनी मुख्तलिफ होने वाली है? वो तो उन्होंने कह दिया। जहां तक मैं जानता हूं या मैं समझता हूं, तालिबान कोई एक यूनिफाइड नहीं है आज के दिन। वो 6-8 अलग अलग तंजीम थी,
यही वजह है कि वो अभी तक सरकार नहीं बना पाए हैं। आपस में झगड़े भी हुए हैं, कल बारादर को भी चोट लगी है मीडिया के हिसाब से, हक्कानी और उनमें झगड़ा हुआ है। तो एक तो आपस के झगड़े होंगे, दूसरा जैसे मैंने बताया कि अफगान के लोग वो हालत जो पहले थी 5 साल करी थी उसको बर्दाश्त शायद नहीं करेंगे, तो अफगानिस्तान ये तालिबान का काम मुश्किल होगा। लेकिन बिल्कुल सही मैं है, बिल्कुल एक सही। इंडिपेंडेंट शहरी के यही सोचता हूं ठीक है कि सर, वापस अगर आएंगे आपकी जानब। अच्छी सरदार तरीके आसिफ से अली साहब ने हमें फिर से ज्वाइन किया, हमसे सवाल पूछने बारे में। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। आप फरमाइएगा कि जब इससे पहले तालिबान रूल कर रहे थे, इट वाज योर गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, आप क्या देख रहे हैं तब के तालिबान ने और अब के तालिबान में फर्क क्या है? स्कूल ऑफ गवर्नेंस कितनी मुख्तलिफ देखेंगे आप अब की बार? I think he can't hear us once again. सर ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइएगा, you have seen देखिए, जो very आपने close. सवाल किया है ना, उस सवाल को आप ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर कर लें, बजाय इसके कि हम एक जो है थीसिस के ऊपर या एक अपनी सोच के ऊपर जाएं। ग्राउंड रियलिटी जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि तालिबान ने 11 दिनों में अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा किया। तालिबान काबुल तक पहुँचे, उन्होंने काबुल पर अटैक नहीं किया, दे वेटेड आउटसाइड। अफ़गानिस्तान से उन्होंने ये कहा था कि जब अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएंगी तब हम अपनी हुकूमत का और बाकी चीज़ों का अनाउंस करेंगे। अमेरिकन फोर्सेस निकल गई काबुल के ऊपर, वो जो कुछ हुआ, जो अमेरिकन ने जो करवाया, वो दाइश शाइश के चक्कर में जिस तरह वहाँ पे हमला करा के लोगों को मारा पीटा, वो भी आपके सामने। 14 अमेरिकन मारे गए, उन 14 अमेरिकन की कहीं तस्वीरें आपने देखी, कहीं बरियल आपने देखा। तो एक ड्रामा रचाया, और वो ड्रामा इसलिए रचाया कि उनको ये चीज़ क्रिएट करनी थी कि हम जा रहे हैं तो दाइश हमला कर रही है और अफ़गानिस्तान को अनस्टेबल दुनिया में करके दिखाएं। अभी जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो चीज़, जो तालिबान, जब आप कहते हैं ना फ़र्क क्या है, तो वो बड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ग्राउंड रियलिटी से उसको रिलेटेड फ़र्क ये है कि पहले वाले तालिबान की जो हुकूमत थी वो अलूफ हुकूमत थी, वो दुनिया से कनेक्टेड नहीं थी, वो दुनिया से डिटैच थी। मुल्ला उमर की तस्वीर किसी ने नहीं देखी थी, और बहुत सारे और लोगों को भी दुनिया नहीं जानती थी। आज का जो तालिबान का रूल है, जिसमें हैबत अखुंज़ादा जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, और मौलवी मुल्ला याकूब जो है, जो मुल्ला उमर का बेटा है, वो उनका आर्मी चीफ की तरह या भी डिफेंस मिनिस्टर उसको अनाउंस किया है। तो अब ये जो तालिबान है, ये एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन की प्रोडक्ट है। इन्होंने अमेरिका से मुज़ाकरात किए, अमेरिका ने इसे पॉलिटिकल फोर्स कंसिडर किया। दूसरी बात यह है कि इनके जो डेलीगेशंस हैं, उन्होंने ईरान का विजिट किया, उन्होंने रूस का विजिट किया, उन्होंने चाइना का विजिट किया, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। पाकिस्तान के अंदर से मुज़ाकरात शुरू हुए, दुनिया के मुख्तलिफ कैपिटल में, बीजिंग में, उरमची में, तो अब अपना कतर में ये मुज़ाकरात हुए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये दुनिया के बहुत सारा मीडिया जो है उसको कवर बिल्कुल करता सही, ठीक है। अब इसके साथ साथ इन तमाम चीज़ों के अंदर जिस वक्त ये डेलीगेशन इनके मुख्तलिफ ममालिक में गए, तो अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से और अमेरिकन प्रेस की तरफ से एक नुक्ते टू एक इशू बना दिया गया कि जो अमेरिकन जा रहे हैं कि इनको तो डिप्लोमेट का दर्जा दे रही हैं हुकूमतें। क्यों दे रही हैं? क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान में आके हुकूमत संभाली। सो मेरा कहने का मतलब है कि ये तालिबान की हुकूमत इज पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, दे आर नॉट अलूफ। फिर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वो दुनिया के प्रेस का भी सामना करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं। इसका मतलब है दे आर अलाइव एंड दे आर कीपिंग द वर्ल्ड वेल इन्फॉर्म्ड। बिल्कुल ठीक है। सरदार आसिफ अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। ऑल राइट सर, फरमाइएगा एक तो ये कि आपके ख्याल में इससे पहले जो गवर्नमेंट थी तालिबान की, गालिबन वो आपके दौरे हुकूमत में ही थी, आप जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पर, तब के तालिबान में और अब के तालिबान में फर्क क्या है, और आप क्या वजूहात देख रहे हैं ताहाल हुकूमत साजी नहीं हो पा रही है तालिबान से? देखिए, अब उस पुराने दौर की बात क्या करनी है, वो तो सब जानते हैं, वो हुकूमत जैसी भी थी। अब की बेहतर तो ये है कि अब बात की जाए कि इस वक्त क्या सूरत है। जैसे मुझे ये सारी बात समझ आ रही है, तो मैं थोड़ा बहुत अफगानिस्तान को जानता हूँ, बड़े अंदर से भी जानता हूँ कि इस वक्त एक मुज़ाकराती अमल यानी नेगोशिएशन जो है वो बड़ी एक शिद्दत से हो रही होंगी,
और उनमें बड़े बड़े इश्यूज हैं और हमें इश्यू को समझने की जरूरत है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है, उधर भी एक इशू है और उन्होंने अपने फैसले करने हैं। उधर एक तो कोयटा शूरा के लोग हैं जिसके कायद इस वक्त अखुंदजादा साहब हैं, शायद वो ड्राइवर बने और वो कंधार में रहेंगे। और दूसरी तरफ सबसे मजबूत ग्रुप है वो हकानी ग्रुप है। अब इन दोनों धड़ों में तालिबान के अंदरूनी मामलात में उन्होंने फैसले करने कि कौन सामने आएगा। दूसरा अब रहा सबसे जो मुश्किल मामला है वो पंजशेर वादी का है। अब पंजशेर वादी में कोई एनालाइज नहीं करा तो हुआ क्या है। मैं आपको अपनी जो मेरी नाकस राय पेश कर देता हूँ कि वहाँ ये हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट सालेह जो कि ताजिक हैं और पंजशेर के हैं, उन्होंने एक फैसला किया। जबकि ये भी हम जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला वो भी पंजशेर के ही हैं और उन्होंने कतर में बैठ के तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए और बहुत से तालिबान के कैदियों की रिहाई कराई। और ये बात अब जब सालिह साहब को समझ आई कि नंबर तो ले गए अब्दुल्ला, उनके पास क्या रह जाए, वो वापस गए पंजशेर में और वहाँ उन्होंने एक नौजवान अहमद मसूद जो कमांडर मसूद के बेटे हैं, ये तो नौजवान है, ना तजुर्बाकार हैं, उनको उन्होंने उठाया और वहाँ एक जंग का आगाज हो गया। जंग जैसी सूरत पैदा की गई और वो पैदा की साबिका वाइस प्रेसिडेंट सालेह ने। अब जब तक वो जंग इख्तिताम पे नहीं पहुंची तो तालिबान किस ताजिक क़यादत के साथ वो बातचीत करेंगे। ये एक डिफिकल्टी आ गई। तो जब तक वो मामला कहीं टिकता नहीं है या वो वहाँ अहमद मसूद ने सीज फायर के लिए अपील की है, वो तैयार है सीज फायर करने को। इसका मतलब है कि उनकी मिलिट्री पोजीशन ठीक नहीं है तो वो चाहता है कि वो सीज फायर हो, जानी नुकसान ना हो। मगर अब वो सब ये भी समझ गया होगा कि सालेह ने मरवाया सारी पंजशेर वादी को। इसी तरह जो तुर्कमैन है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, उधर अब तक कोई ऐसा कायद नहीं निकला जो कि जनरल डॉक्सन के मुकाबले में वो सामने नजर आए। तो अब इसी तरह हजारा जात है और तालिबान ने उन्होंने भी पेशकश की है कि उन्हें वो हुकूमत में लेना चाहते हैं ताकि ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हों। तो अब तक वहाँ भी कोई नुमाया कायद सामने नहीं आया। तो ये मुश्किलात हैं एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने में और ये वक्त इसमें लगेगा। हमें घबराना नहीं चाहिए। उनका मुल्क है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो बेहतर जानते हैं कि सारी बिल्कुल सही है वो कहाँ जाके बैठेंगे। बिल्कुल सही है सर, आपकी बात को यहाँ से जोड़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम हुआ एक ब्रेक के बाद वापस आके आपसे ही हम लोग गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर जो रिटायर्ड राज कादियान साहब, उनकी जानिब वापस जाते हैं। सर आपसे एक और सवाल जो पूछना चाह रहा हूं मैं वो ये है कि आखिर तालिबान के टेक ओवर के बाद इंडियन मीडिया इतनी नेगेटिव रिपोर्टिंग क्या कर रहा है? आखिर क्यों धुआं इतना उठ रहा है वहां से? इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, इतना सख्त लहजा और टोटल नेगेटिविटी हमें देखने में आ रही है इंडियन मीडिया पे। देखिए, हमारा मीडिया फ्री है, दोनों किस्म की बातें आती हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, इंडिपेंडेंट है मीडिया। ये ऐसे मीडिया की रिपोर्ट तो अफगानिस्तान से भी खुद आ रही है, मैं बताऊं, वीडियो हमको भी देख पा रहे हैं वो। तो ये मीडिया कोई भारत का मीडिया कहना, ये तो इंडिपेंडेंट मीडिया है। हर चैनल अलग है, वो जो चाहे अपनी रिपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उम्मीद है कि ये तालिबान पुराने तालिबान की तरह ना हो और ये बड़ी समझदारी से अपने मुल्क को चलाए। हम तो चाहे अमन रहे पड़ोस में। हमारे दो इंटरेस्ट हैं आज के दिन
कि एक तो हमारे भारतीय नागरिक जो अफगानिस्तान में है उनको महफूज रखा जाए और उनमें से जो वापस आना चाहते हैं उनको भेजा जाए हिफाजत के साथ। और दूसरा बड़ा डर है कि अफगानिस्तान की धरती को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जहां दहशतगर्दी भारत में आ सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है 1990-91 में। तो ये हमारे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो भारत। लेकिन सर हिस्ट्री तो ये भी है ना कि अफगानिस्तान में जो भारतीय कॉन्सुलेट थे वो इस्तेमाल होते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ थ्रू रॉ। ये आपका इल्जाम है, ये आपका इल्जाम है। अगर कोई सबूत है तो आपको भारत को देना चाहिए। इल्जाम एक बात है, सबूत दूसरा है। सबूत जैसे दहशतगर्दी के हमने आपको दिए हैं, अजमल कसाब आपका आदमी था, नवाज शरीफ आपके जो वजीर आजम थे खुद उन्होंने माना है। जब पुलवामा अटैक हुआ तो आपके अजहर मासूद ने 24 घंटे में उसकी जिम्मेवारी ली थी। वो सबूत हैं। आप जो कह रहे हैं वो तो इल्जाम है, इल्जाम तो आप कुछ भी लगा। लेकिन सर इससे कबल हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्होंने सबूत दिए थे, गिलानी साहब ने सबूत दिए थे मनमोहन सिंह को, और ये सबूत जो एक्सेप्ट हुए थे कि अफगानिस्तान की धरती रॉ के थ्रू पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती रही है। नहीं, अगर ये सबूत आपने दिए थे मनमोहन सिंह जी को, ये पब्लिक में नहीं आए हैं, हमें मेरे को इसका अंदाजा नहीं है, न ही किसी और हिंदुस्तानी को होगा, वरना हमारा तो फ्री कंट्री है, जरूर बात मीडिया में आती। ये तो आपका दावा है। देखिए, पाकिस्तान और तालिबान का आपस में मिलाप तो कोई नहीं डिनाई कर सकता सिवाय पाकिस्तान के। ठीक है सर, अब आप ये फरमाइएगा कि क्या जैसे तालिबान की हुकूमत मुकम्मल होती है अफगानिस्तान में तो क्या इंडिया तालिबान की हुकूमत कबूल करेगा? ये तो मैं अपने प्राइवेट सिटीजन करना चाहिए। हमारा काम है पूरी दुनिया का, ना ही सिर्फ भारत का बल्कि बाकी देशों का भी, कि एक नई सरकार आई है, अगर वो सरकार जिम्मेदारी से चलाते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होती है तो उनको गाइड करना चाहिए। उनका ठीक है सर, वापस आएंगे ब्रिगेडियर साहब। आप फरमाइएगा सर, जनरल साहब तो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि कोई भी सबूत जो है वो नहीं दिए गए और कतन अफगान धरती इस्तेमाल नहीं हुई है रॉ के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ। जनरल साहब ये कहें कि आज दिन नहीं है, कहें कि दूध काला है, तो मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। यही प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर कि वो हक को पहचानते नहीं है, सच को पहचानते नहीं है, अपने गिरबान में झांक के देखते नहीं है। मैं आपको एक जनरल साहब को भी एक हिंदू अखबार का एक आर्टिकल कोट कर देता हूँ, और वो अगर वो उठा के पढ़ लें। ये आर्टिकल जो है ये छपा था 1 सितंबर 2019 को छपा था ये आर्टिकल। इसकी हेडिंग थी हाउ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैव बीन आर्मिंग अहमद शाह मसूद और सेंडिंग आर्म्स टू अफगानिस्तान, और पूरा एक आर्टिकल है। और उसके अंदर ये उन्होंने कोट किया है, हिंदू ने कोट किया, मैंने नहीं कोट किया, या उनका अपना अखबार है, कि वहाँ जो एम्बेसडर था अफगानिस्तान के अंदर, उनका नाम भी भारत का जो एम्बेसडर था राजमुथु कुमार उनका नाम था। वो हथियार लेके जाते थे और नॉर्दर्न अलायंस को देते थे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए और तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए। अभी जनरल साहब ने ज़रूर देखा होगा, मानेंगे नहीं, देखा ज़रूर होगा कि जब इंडिया का जहाज़ डिप्लोमेट को लेने के लिए गया था, मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, उसके अंदर से हथियार जो हैं वो उतारे गए थे जो अफगान आर्मी में तकसीम करने थे। पूरी दुनिया की रिपोर्टें ये कहती हैं कि रॉ का और एनडीएस का और मुसैद का एक नेक्सस था अफगानिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा था। जनरल साहब कहते हैं सबूत दे। मैं जनरल साहब को कहता हूँ कि आप अजीत कुमार डेविल जो इनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उसकी तकरीरें उठा के पढ़ लें। उसने बबागे दहल अपना एक्सेप्ट किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसने ये लफ्ज़ भी कहे कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्रुप लड़ रहे हैं वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं, हम उनको पैसे देंगे। नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, फैशिस्ट है, हिटलरिज्म पे बिलीव करता है, उसने खुद जाके बांग्लादेश में कहा था कि मैं मुक्तिबानी के साथ था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने जो कॉन्सुलेट कायम किए हुए थे, जनरल साहब मुझे बताएं वो कौन सा कल्चर प्रमोट कर रहे थे अफगानिस्तान के अंदर। दुनिया मानती है पूरी, और हमने पूरा एक डोजियर जो यहाँ पे अभी कुलभूषण यादव पकड़ा गया, वो यहाँ पिकनिक मनाने आया था पाकिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर, वो सर्विंग ऑफिसर था ना इंडियन आर्मी का। अब जनरल साहब को सारी चीज़ें पता है, लेकिन इन चीज़ों को बोलने का फ़ायदा कोई नहीं है।
कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इंडिया ने दहशतगर्दी के लिए बुरे तरीके से इस्तेमाल किया है। रॉ ने तबाही और बर्बादी करके रख दिया इस खित्ते की, दुख की बात है। हमने उनके बहुत सारे ऑपरेशन फाइल किए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा बेशरम जो प्राइम मिनिस्टर है, जो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है, अमित शाह दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। अब इनको कोई, ये दलित के साथ जो हो रहा है, जन साहब को पता है कि दलित को किस तरह मारा जा रहा है, मुझे उसका कंसर्न नहीं है। वो दलित के साथ जो कुछ करे, इंडिया के मुसलमानों के साथ जो कुछ करे, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, और मैंने आपको बताया, जन साहब ने खबर पढ़ी होगी कि सैयद अली गिलानी की डेड बॉडी से ये लोग डरते हैं। दे आर अफ्रेड ऑफ अ डेड मैन। इन्होंने उसके मतलब कितनी बड़ी इंसानियत की तजलील है कि इंडियन फोर्सेस ने वहां एफआईआर काट दी। जब इंडिया में क्लिंटन विजिट कर रहा था, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, जनरल साहब उस वक्त नौकरी में होंगे, 35 सिखों को गोली मारी थी। और क्लिंटन ने जाके किताब में लिखा था कि अगर मैं इंडिया ना जाता तो हो सकता है सिखों की जान बच जाती। उसका इन्होंने ब्लेम जो है वो फेंक दिया था पाकिस्तान पे। पुलवामा की जनरल साहब ने बात की, पुलवामा में इंडिया के बच्चों ने एक तराना बनाया था, जनरल साहब ने जरूर सुना होगा। ये कहते हैं ना, पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक में वहां बच्चों ने एक तराना बनाया था कि जो कुछ हुआ है ये बाहर से लोग नहीं आए, अपने लोगों ने बनवाया, अपने लोगों ने दहशत। और उसके बाद वीडियो टेप्स लीक हुई थी, ऑडियो टेप्स लीक हुई थी, जिसमें अमित शाह बातचीत कर रहा है। चलो वो टेपें फेक हो सकती है, मैं कह सकता, लेकिन दुनिया का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो बुनियादी तौर पर यहूदी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, ISI का पेड नहीं है। उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर जन साहब ने जरूर पढ़ी होगी, आई एम श्योर, ये हो ही नहीं सकता कि जन साहब ने वो किताब ना पढ़ी हो। उसमें उसने ये इन्वेस्टिगेट करके बताया, तहकीक करके बताया कि ये जो काम है पुलवामा वाला, वो ताज होटल वाला, वो ताज होटल के अंदर जो अटैक हुआ था, जहां से ये चीजें चली थी, वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस और रॉ ने खुद करवाया है। जो ये ताज होटल का मामला हमारे ऊपर फेंकते हैं, कहते हैं कि दहशतगर्दी के प्रूफ लेके आओ। हमने पूरा डोजियर बनाया, यूएनओ को दिया, यूएनओ ने एक्सेप्ट किया, यूएनओ की रिपोर्ट आई। चले मैं गलत कहता हूं, जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है कश्मीर के बारे में, क्या जनरल साहब उसको डिनाई कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं वो इज अ फॉल्स डॉक्यूमेंट? तो खुदा के वास्ते कुछ हकीकत को पहचानिए, अपने लोगों को सर एडवाइस कीजिए। अब वो जो हिस्टेरिया चला हुआ है तालिबान के ऊपर, मैं ये कहता हूं कि तालिबान को राइट है, दे हैव अ राइट टू बी इन देयर ओन कंट्री। आप तालियां बजाएं, आप रोएं, मेरा मुल्क तो नहीं है, अफगानिस्तान तो तालिबान का मुल्क है, अफगानियों का मुल्क है। वो तालिबान को लेके आते हैं, नजीबुल्लाह को लेके आते हैं, जिसको मर्जी लेके आते हैं, लेकिन ऊपर से कोई इंपोज ना किया जाए। अमेरिका थानेदार न बने था अफगानिस्तान का कि जी वो बाहर से नजीबुल्लाह को उठाए और एक करप्ट आदमी को लाके बिठा दे, जो अब जितने डॉलर के साथ भागा है और जिस पैसे से भागा है वो जनरल साहब को भी पता है। तो ये चीजें जो है, इसमें हिस्टेरिकल होने की जरूरत नहीं है। इंडियन मीडिया इज हिस्टेरिकल एंड मैड, ये कहते हैं इंडिपेंडेंट मीडिया है। अब आप उठा के देख लें अल जजीरा की रिपोर्ट और BBC की रिपोर्ट, जब ये पुलवामा के बाद जब इन्होंने बालाकोट पे अपना कब्जे मारे थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी इंडियन मीडिया इज अ वॉर रूम। मैंने नहीं कहा था, मैं जन साहब से फिर अर्ज करता हूं, मैंने नहीं कहा था, मीडिया ने कहा था भी कि ये वॉर रूम है, तो वर्दियां पहन के आ गए। सो दे आर हिस्टेरिकल, वो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। वो सिर्फ गालियां देने के अलावा, एक वो जनरल बख्शी साहब है जो आगे नई नई थ्योरियां पेश करते रहते हैं। एक वो थ्योरी पेश कर रहे थे कि पाकिस्तान से अल खालिद टैंक चला गया। अब अंदाजा लगाएं उनकी अकल को, मैं क्या कहूं। Have you been trained in some military academy or have been trained in military recruitment center? तो जब इस किस्म की चीजें होंगी तो ये तो इंडिपेंडेंट मीडिया ना हुआ ना सर, ये तो बायस्ड मीडिया हो गया। और बायस्ड मीडिया है, आपने तालिबान की या पाकिस्तान की मुखालफत करनी है तो आपने कहना है दूध काला है, दूध जो है सफेद नहीं है। ठीक है जनरल साहब, आप फरमाइएगा सर कि क्या आपकी बार फिर से भारत जो है वो इज लुकिंग फॉरवर्ड कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी अफगानिस्तान में उसमें भारत का कोई ना कोई स्टेक मौजूद हो, लाइक अशरफ गनी? देखिए, भारत जो भी सरकार, हमारे रिश्ते काम अफगानी से बड़ी अच्छी सद्भावना है उनके दिल में हमारे लिए। हमने डेवलपमेंट करी है बगैर किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। $3 बिलियन लगाए हैं, डैम बनाया है, पावर लाइन बनाई है, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है। तो एक आम अफगानी भारत के साथ मोहब्बत है उसकी। तो हम तो चाहेंगे कि अच्छी सरकार आए, और अगर उनका तजुर्बा नहीं है तो उनकी मदद की जाए, दुनिया के सब देशों को करनी चाहिए। बाकी ये जो लंबा भाषण देंगे गजनफार साहब,
ये तो पुरानी ब्रिगेडियर बातें साहब, हैं। जी। मैंने बोला हमारा मीडिया दोनों तरफ की रिपोर्ट देता है, हिंदू भी मीडिया है, वो जो भी सर छापे आपका मीडिया इंडिपेंडेंट। टेररिस्ट मीडिया है। लेकिन मैं जो आपको सबूत दे रहा हूं, अगर आप सुनना ही चाहते हो, आपका तालिबान के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। आप अमेरिका से पैसे भी लेते रहे, उनके खिलाफ काम भी करते रहे। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान की धरती पर। उमर अब्दुल्ला जो बीमार होकर टीबी से मरे थे, कहाँ मरे थे? पाकिस्तान के अस्पताल में। ये हक्कानी नेटवर्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? वजीरिस्तान में, वो पाकिस्तान की धरती है। ये बारादर साहब को 2010 में अरेस्ट किया था, कहां पर? वो भी पाकिस्तान की धरती पर। तो ये तो ऐसे सच हैं जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। आपका लंबा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, 1600 मील के। आपका पड़ोसी देश, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि वहां स्टेबिलिटी रही है। हम भी चाहते हैं पूरे रीजन में, हमारा शायद लैंड रूट पे इतना मिलाप नहीं है उनसे, लेकिन हम चाहते हैं। ठीक है सर, ब्रिगेडियर साहब वांट टू रिस्पोंड ऑन दैट, योर टेक। जी सर, मैं सर इतना कह रहा था कि अभी हक्कानी जो है वो तालिबान के साथ मौजूद है। अगर सर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े जन साहब, तो हक्कानी नेटवर्क जो है बहुत पुराना, हक्कानियों की खुद अपनी जलालुद्दीन हक्कानी और सिराजुद्दीन हक्कानी की स्टेटमेंट इज एग्जिस्टिंग ऑन ग्राउंड, जिसमें उन्होंने कहा था कि वी आर मोर सेफर इन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान देन इन पाकिस्तान। और हक्कानी जो है वो इट वॉज वेरी क्लोज टू अमेरिका। हक्कानी जो है अमेरिकन जो है वो हक्कानी के साथ जो है नेगोशिएशन करते थे। और जो तालिबान है वो पाकिस्तान ने नहीं बनाए थे, वो संगीन में बने थे। आप कभी हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिएगा, अभी टाइम नहीं है उन चीज़ों को बताने का। तो पाकिस्तान जो है वो तालिबान के लिए पैसे नहीं लेता था, वो तो उन्होंने रॉ ने और CIA ने मिलकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को क्रिएट किया था, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो ये भी तो चीज़ें देखें ना कि अपनी आपकी रॉ किस तरह दुनिया को दुनिया में दहशतगर्दी फैला रही है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आप खुद देख रहे हैं, लोग मर रहे हैं, औरतों को अगवा किया जा रहा है, आबरूरेजी हो रही है, आप वहाँ पे रेप हो रहा है बच्चियों का। कल ही अली गिलानी के साथ जो कुछ हुआ, आप उसके ऊपर बात करके बताएंगे क्या वो ठीक था? आप भी एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, यू हैव अ फादर, यू हैव अ सन, यू हैव अ डॉटर। अगर किसी डेड बॉडी के साथ आपकी फैमिली में ऐसा किया जाए तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट सर? जनरल साहब, यू वांट टू रिस्पोंड ऑन दैट? नहीं, कश्मीर की बात ये पहले भी कर चुके हैं हम दोनों, मीडिया में पहले भी आए थे। ब्रिगेडियर साहब जो कहते हैं वो इनकी राय है, मैं उसका अदब करता हूं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर आपके मुल्क का कोई हिस्सा मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएगा, कोई भी लोग, आपने बलूचिस्तान में क्या किया है? हम जब पैलेट गन इस्तेमाल करते हैं तो आप उसकी बड़ी पब्लिसिटी कर देते हो। पैलेट गन तो सिर्फ जख्मी करने के लिए। आपने अकबर बुख्ती को कैसे मारा था? हेलीकॉप्टर से मिसाइल फायर किया था, 54 लोगों की मौत हुई थी। आप PTM के साथ क्या कर रहे हो? वो तो खुद कहते हैं, उनका तो नारा ये है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है पाकिस्तान की आर्मी, सब उनको मार पीट रही है। तो जब आपके छल्ली में इतने छेद हैं तो आप पड़ोसी मुल्क की क्यों तरफ देखते हो? अपना घर पहले ठीक करो। ये आज के दिन में देखिए सर अपना घर जो है वो मैंने ठीक करना है। अपने घर के अंदर जो क्रिटिसिज्म है वो मैंने, वो हमारी जिम्मेदारी है सर। कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड एरिया। कश्मीर नेहरू गया था, मैं नहीं गया था, नेहरू गया था यूनाइटेड नेशन में, नेहरू साहब गए थे। उन्होंने कहा था कि जी हम कश्मीर का मसला राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से तय करेंगे। उन्होंने एक टेलीग्राम दिया था लियाकत अली खान को, उन्होंने रेडियो पे एक एड्रेस किया था, आप उठा के पढ़ लीजिएगा। कश्मीर इज ए डिस्प्यूटेड एरिया। कश्मीर के अंदर अब जो जुल्म, आपकी दहशतगर्द आर्मी नहीं है, जब वो लोगों को मारती है दहशतगर्दी नहीं है, पैलेट गन दहशतगर्दी नहीं है, लोगों को उठा के कैद करना दहशतगर्दी नहीं है, 35-100 औरतों की एक लाइन में खड़े करके आबरूरेजी करना दहशतगर्दी नहीं है। आप इनसे क्यों आंखें चुराते हैं? मेरे मुल्क में कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। अकबर बुख्ती को मारा गया, गलत मारा गया। बलूचिस्तान में रॉ इन्वॉल्व है, पैसे दे रही है। हमने बारहा कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान रिपब्लिक आर्मी, बुख्ती ट्राइब विद 0.1% ऑफ द बलूचिस्तान ट्राइब, जो वो अरबियात बुख्ती जिसको आपने पनाह दी, क्यों पनाह दी है आपने उसको? व्हाई डोंट यू किक हिम आउट ऑफ योर कंट्री? हमने आपके किसी उसको पनाह दी है? हमने पकड़ा तो कुलभूषण यादव को पकड़ा जो ईरान से यहाँ आया था। तो बात यह है कि चीज को हकीकत में देखना जानिए सर। कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया।
हमारे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, हमने तो आपके मुल्क में कुछ नहीं किया। जब सिखों की मूवमेंट अभी चल रही है, किसान मूवमेंट दिल्ली में, हम भी वहां बम भेज देते कोई कि जी चलो किसान मरेंगे तो इंडिया के ऊपर ब्लेम आएगा। ओके ओके, वी हैवंट डन एनीथिंग। जी राज कदम साहब, इंडिया इज डूइंग इन पाकिस्तान एंड वी आर टाइम एंड अगेन टेलिंग दैट आरएसएस इज अ दहशतगर्द तंजीम एंड इट इज इन्वॉल्व, नरेंद्र मोदी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड इन द रीजन। तो आप उसको तो कम से कम देखिए ना, उसके पे तो गौर कीजिए। ओके जनरल साहब फरमाइएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ब्रिगेडियर साहब जब ये कहते हैं कि कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ये मेरे को नहीं पता किस बिना पर कह रहे हैं। नेहरू ने कहा है सर, मैं नहीं कह रहा। आपके नेहरू ने कहा था कि इसको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की तहरीक में प्लेबिसाइट के तरीके हल, मैं नहीं कह रहा, आपकी लीडरशिप ने कहा था। थोड़ी तहजीब रखें आप, थोड़ी तहजीब रखें। प्लीज कैरी ऑन सर। बोलता आप में भी हिम्मत होनी चाहिए। प्लीज सर प्लीज कैरी ऑन सर, प्लीज कैरी ऑन। उस वक्त हर स्टेट को इजाजत थी कि वो इंडिपेंडेंट के लिए भी ऑफर कर सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ मिलने का एक सेशन साइन किया है। अगर आज के दिन कोई डिस्प्यूट है तो 37% कश्मीर की वो धरती है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, बाकी कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये तो हमारी धरती है, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, हिस्टोरिकली हमारा हिस्सा है। आप यूनाइटेड नेशन को ले आते हो, 72 में आपके खुद वजीर आजम आके शिमला में कहते हैं कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, क्योंकि उस वक्त आपको गरज थी। तो ये आपकी हुकूमत है, ये मौका परस्ती है। तो ये बार बार इसको फिर कहना डिस्प्यूटेड आपने सर कहा ना, आपने कहा बायलैटरल मामला है, आपने खुद कहा बायलैटरल मामला है, आपने कहा कि स्टेट को आजादी थी। आप मुझे लेटर ऑफ एक्सेशन दिखा दें महाराजा का, मैं आपसे शर्त लगाता हूं आप कहीं से वो प्रोड्यूस कर दें, कहीं से लेटर ऑफ एक्सेशन प्रोड्यूस कर दे जहां महाराजा ने कहा हो कि जी मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। महाराजा ने नेहरू को कहा था कि आप प्लेबिसाइट की तरफ जा रहे हैं तो ये तो फिर कश्मीर में ज्यादा मुसलमान है, ये तो उधर चला जाएगा। तो नेहरू का जवाब ये था कि आप बेफिक्र रहे, प्लेबिसाइट मैं नहीं होने दूंगा। उसी जमाने में गए थे ना आप यूएनओ में, हम तो नहीं गए थे। वो 72 में अगर वो बायलैटरल मामला, इसके मतलब है कि डिस्प्यूट है। अगर बायलैटरल मामला है तो देयर इज अ डिस्प्यूट, और उस डिस्प्यूट के जरिए कश्मीर इज अ डिस्प्यूटेड एरिया, इट इज नॉट योर टेरिटरी। आपके अल्फाज कहने से वो आपका इलाका नहीं हो जाएगा, ठीक है, आपका जुल्म करने से वो आपका इलाका नहीं बन। ठीक है जनरल साहब, लेट अस कम बैक टू अफगानिस्तान इशू। अफगान इशू पे फरमाइएगा कि हाउ डू यू थिंक के पीस अब इस खित्ते में कैसे कायम हो सकता है? अफगानिस्तान हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, इस पूरे खित्ते में पीस कैसे कायम हो सकता है? हमें क्या एफर्ट्स करनी पड़ेंगी? लड़ाइयां बहुत सारी हो गई, जंगें बहुत सारी हो गई हैं, वी वांट पीस। व्हाट डू यू सी ऑन दैट? देखिए, पीस आएगी या नहीं आएगी या किस हद तक आएगी, ये आज के दिन तालिबान की जिम्मेवारी है। हम बाहर के मुल्क जो भी हैं, चाहे पड़ोसी हो चाहे दूर के, दखल अंदाजी बंद करें, उनको अपना घर पहले कंट्रोल में करने दें। अगर वो आपस में मिलजुल के एक ऐसी सहमति की सरकार, इंक्लूसिव सरकार बनाते हैं, अगर वो शरिया लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में ढील देते हैं और पहले की तरह नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ हर अफगानी भी चाहिएगा कि वो अमन। ऑलराइट सर, वी गॉट योर पॉइंट। ब्रिगेडियर साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है। हाउ डू यू सी कि पीस इस खित्ते में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में कैसे आएगा? पीस अफगानिस्तान में हुकूमत बना दे, जन साहब ने जिस तरह कहा हुकूमत बननी चाहिए। इंडिया को जो है अपनी दहशतगर्दी ख़त्म करनी चाहिए, रॉ के ऑफिस जो उनको ख़त्म करना चाहिए। जब तक इंडिया की दहशतगर्दी रहेगी, पाकिस्तान उसको काउंटर करता रहेगा, इलाके में पीस नहीं आएगा। और इंडिया में लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जो जुल्म इंतहा की फिजा बरकरार है, खुदा के वास्ते उसको खत्म करें। आपके भी माँ बहन और आपकी भी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अभी प्रोग्राम का टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अफगानिस्तान में हुकूमत डेवलप क्यों नहीं हो रही है, इस पर जो है वो ताहाल तंजीम साजी और हुकूमत साजी जारी है। बहुत चंद दिनों में, हम आने वाले अहम दिनों में जो है वो अहम फैसले देखेंगे। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।